नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब मज़े में? देखिए, वीडियो क्लास जो है वो आपकी सुविधा के लिए ही है। और फ़िलहाल सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक सिलेबस इस सेशन के लिए डाला ही नहीं है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी मैटर हम आपको दे पाएँ वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा पाएँ। और उसमें अगर कोई त्रुटि रहती है या मान लीजिए उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी सलाह या मेरी राय आपसे यही है, हमारा मशवरा आपको यही है कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू यानी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। टाइम टू टाइम जो हमें लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिलेबस में रख सकती है, इस टॉपिक को सिलेबस में रख सकती है, वो टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर भी रहे हैं और आपको रेगुलरली इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए। नमस्कार विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा उसके अनुसार आज का जो हमारा बिंदु है वो भी मुगल काल से ही संबंधित है, मध्यकालीन भारत से ही संबंधित है। और जैसा कि हमने पहले की कक्षाओं में देखा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखने को मिलता है तो मुगल काल का देखने को मिलता है। और मुगल काल में जितना कुछ हमने देखा, जितना कुछ हमने पाया, उसी के आधार पर या उसी का कुछ स्वरूप हमें वर्तमान के समय में भी देखने को मिलता है। उम्मीद है कि मेरी क्लासें या मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो बिंदु हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और वो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी भी होंगे। क्योंकि देखिए, यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस अभी तक डिसाइड नहीं किया है उसके बावजूद भी हम अपने अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाकर आपको शेयर कर रहे हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद है, हमारे पूरे प्रयास हैं, हमारी पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि हम आपको वो सब अवेलेबल करवाएं जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो बिंदु है वो है मुगल काल से ही संबंधित एक बिंदु। और मुगल काल से संबंधित ये जो बिंदु है वो क्या है? मुगल कालीन शासन व्यवस्था। अब ये जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था को दो भागों में बांट करके देखा गया है। एक है केंद्रीय शासन व्यवस्था और दूसरी है प्रांतीय शासन व्यवस्था। ठीक वैसा ही स्वरूप है जैसा कि वर्तमान में है। आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हम प्रांतीय व्यवस्था को परगनों में, जिलों में, शहरों में, गांवों में, यानी ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई के रूप में सामने आएगा हमारे। ग्राम अर्थात गांव, ग्राम वो किलोग्राम वाला नहीं है, गांव वाला ग्राम है। तो ये सबसे छोटी इकाई के रूप में हमारे सामने आएगा। इसीलिए मैंने आपसे ये कहा, ये बताया है अभी शुरुआत में ही। तो जिस तरह से हम वर्तमान में केंद्रीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय शासन व्यवस्था देखते हैं, ठीक उसी तरह से मुगल काल में भी था। मुगलकालीन जो शासन व्यवस्था है या मुगल काल जो है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो बाबर भारत में आया और मुगल काल की जिसने स्थापना की, उसके बाद में जो हुमायूं जो आया, इन दोनों में यानी बाबर और हुमायूं में ऐसा कुछ विशेष नहीं था शासन व्यवस्था को लेकर के। लेकिन इनके बाद में जो शासक आया, जिसको इतिहास में एक महान शासक के रूप में देखा जाता है, हालांकि इसमें मतभेद अवश्य है, उसका नाम था अकबर। और अकबर के द्वारा जो शासन व्यवस्था शुरुआत की गई, उसी शासन व्यवस्था को आने वाले दूसरे शासकों ने भी अपनाया और वर्तमान में भी उसी शासन व्यवस्था को या उसी शासन व्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता भी है। हालांकि पूरी तरह से हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में, कुछ रूप में हम उसको आज भी देखते हैं। तो बाबर और हुमायूं ने शासन व्यवस्था की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अकबर ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और उसी का अनुसरण बाद के शासकों ने भी किया। और अकबर की ये जो शासन व्यवस्था थी
उसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था को उसने जिन भागों में बांट रखा था उन भागों पर हम विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है वो सबसे पहला बिंदु है सम्राट का। यानी सर्वोच्च जो शक्ति थी वो थी सम्राट की। सर्वोच्च जो अधिकारी था वो स्वयं सम्राट था, और सम्राट जो है वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी था। निरंकुश था यानी एक तरह से इस पर कोई अंकुश नहीं था। अगर सम्राट ने कोई आदेश दे दिया तो वो सर्वोपरि है, उसे मानना ही होगा, उसको पलटने का अधिकार किसी को नहीं था। हाँ, अगर चाहे सम्राट स्वयं उस पर विचार करके उसको वापस ले सकता था, लेकिन किसी की पाबंदी में आकर के नहीं, है किसी के दबाव में आकर के नहीं। और ये जो सम्राट है यही सबसे बड़ा क्या था, न्यायाधीश। यानी सर्वोच्च न्यायाधीश भी इस समय में कौन था, स्वयं सम्राट था। तो ये था सम्राट के विषय में। इसका जो है उत्तराधिकारी का भी कोई अधिकार नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि सम्राट का कोई व्यक्ति या कोई पुत्र ही उत्तराधिकारी बने या उसके पश्चात शासक बने। और एक विशेष बात जो ताज्जुब वाली है वो ये कि हाथियों का जो युद्ध था उसे देखने का अधिकार, हाथियों का जो युद्ध था या हाथियों की जो लड़ाई थी उसे देखने का अधिकार केवल और केवल सम्राट को था। उसके अलावा कोई और उस युद्ध को नहीं देख सकता था। सम्राट ही, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि किस व्यक्ति को किस विभाग को सौंपना है, वही चीज उस समय भी थी। हालांकि इतना सब होने के बावजूद जो है वो कोई भी मुगल शासक स्वेच्छाचारी नहीं बना। कोई भी से मतलब है कि अकबर के समय तक, शाहजहां जहांगीर के समय तक स्वेच्छाचारी नहीं बना। हालांकि उसके बाद में औरंगजेब का जो नाम आता है वो एक तरह से धर्मांध था, स्वेच्छाचारी नहीं था। यानी ऐसा नहीं था कि उसने प्रजा का ध्यान नहीं रखा, उसने प्रजा का ध्यान रखा लेकिन पूरी तरह से नहीं रख पाया, तो हम एक तरह से उसको स्वेच्छाचारी नहीं कह सकते। और अकबर जो है वो एक अकबर ही सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला शासक इनमें, इन चरणों में या इन गुणों के आधार पर माना जा सकता है। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की। केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल जैसे वर्तमान में कैबिनेट होती है, जैसे मंत्री परिषद होती है, जैसे ठीक उसी तरह से उस समय भी था कि ये जो मंत्रिमंडल है इसमें अलग अलग विभाग बनाए हुए थे कि कौन सा मंत्री किस विभाग को संभालेगा। और ये जो मंत्रिमंडल था ये किस लिए था, इस सम्राट को सलाह देने के लिए। जिस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, ठीक उसी तरह से उस समय भी था। यानी जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि उसी का अनुसरण कुछ रूप में हम आज भी कर रहे हैं, ठीक वही चीज हमारे यहाँ सामने आ रही है। तो मंत्री जो है, लेकिन यहाँ पर एक विपरीत स्वरूप जरूर है जो वर्तमान में मैच नहीं खाता है या वर्तमान के अनुसार नहीं है, कि वर्तमान में जो मंत्री परिषद होती है वो संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है किसी भी कार्य के लिए, और उस समय संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी नहीं होती थी। केवल जिस व्यक्ति को कार्य दिया गया है, जिस मंत्री के विभाग में वो कार्य आता है, वही उसके लिए उत्तरदायी होता था। संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी नहीं होती थी। और वास्तव में हकीकत में काम करने के लिए थी तो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, लेकिन हकीकत में जो काम करने का अधिकार था वो किसके पास था, सम्राट के पास। अब इस मंत्रिमंडल में हम बात करें तो सबसे पहले आएगा प्रधानमंत्री। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री है, मंत्रियों का प्रधान, ठीक उसी तरह से उस समय में भी प्रधानमंत्री होता था जिसको वकील भी कहा जाता था। अब ये जो प्रधानमंत्री या वकील है ये क्या था, सम्राट के बाद सबसे बड़ा अधिकारी। तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन था सम्राट के बाद, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा अधिकारी था, वकील या प्रधानमंत्री। और अकबर के काल में जो बैरम खां था, अकबर के समय में, जिस अकबर को हमने उत्तम लोगों में गिना, उस अकबर के समय में बैरम खां जो है वो उसका एक तरह से अंगरक्षक, और अंगरक्षक बनने के बाद उसका प्रधानमंत्री भी बना, प्रधानमंत्री के पद को भी उसने संभाला। तो ये जो प्रधानमंत्री पद पर बैरम खां उस समय था,
उस बैरम खां ने अकबर के शासन को पूर्ण रूप से संभाला और कुछ मंत्री वगैरह जो होते थे उन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता था? ये स्वयं बैरम खां करता था। लेकिन जब अकबर ने इस पद को संभाल लिया, लेकिन जब अकबर ने इस पद को ग्रहण कर लिया, यानी अकबर के शासन में आने के बाद इस पद की जो अहमियत है उस अहमियत को कम कर दिया गया। यानी अकबर के शासक बनने से पूर्व तक, उसके अधिकार अपने हाथ में लेने से पूर्व तक मंत्रियों की नियुक्ति भी यही करता था। शासन को या सम्राट को सलाह मशवरा भी यही देता था। तो कुल मिलाकर के जैसा मैंने कहा उस हिसाब से प्रधानमंत्री या वकील का जो पद है वो सम्राट के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। और बैरम खां के बाद इस पद का जब महत्व खत्म होता गया तो धीरे धीरे दीवान और वजीर ने प्रधानमंत्री के सभी अधिकार ले लिए। यानी प्रधानमंत्री या वकील को जो महत्वपूर्ण मान रहे हैं वो अधिकार फिर किसके पास चले गए? दीवान या जिसको वजीर कहते थे, इसके पास चले गए। अब ये जो दीवान या वजीर है ये कौन था? सबसे प्रमुख मंत्री था। कौन था? सबसे प्रमुख मंत्री। जैसे पहले प्रधानमंत्री था उसकी जगह इसने ली तो ये सबसे प्रमुख मंत्री हो गया। और इसके पास जो विभाग था वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था वित्त विभाग। धन का लेखा जोखा करना, राजकोष की देखभाल करना और राजा की अनुपस्थिति में या उसके नहीं होने पर जो कार्य करता था वो कार्य करने का अधिकार भी किसके पास था? दीवान या वजीर के पास, जो कि पहले किसके पास था? प्रधानमंत्री या वकील के पास। राजा जो है वो इस दीवान या वजीर की सलाह से, यानी सम्राट जो है वो इस दीवान या वजीर की सलाह से क्या करता था? राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। इसके साथ साथ किसी भी तरह की नियुक्ति में जो है इस वजीर या दीवान की लिखित स्वीकृति होना आवश्यक था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा पद था। लिखित स्वीकृति आवश्यक थी। अब ये जो वजीर है ये कुछ प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता था और उन अधिकारियों के जो विवरण है या उन अधिकारियों को जो विभाग दिए जाते थे उनमें महत्वपूर्ण था दीवान खालसा, जो कि सरकारी भूमि की व्यवस्था करता था। इसी तरह से दीवान जहांगीर, दीवान जागीर। ये जो दीवान जागीर है ये क्या करता था? सेवाओं के बदले भूमि की देखभाल करता था। ठीक इसी तरह से साहिब, हालांकि नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन क्या करें, हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही होगा। साहिब तोजी है, ये सैनिक बजट की देखरेख करता था। ठीक इसी तरह से मुशरिफ खजाना, इसका कार्य क्या था? राजकोष की देखभाल करना। राजकोष मतलब खजाना, तो राजकोष की देखभाल करना। फिर बात आती है मीर बख्शी की। मीर बख्शी पहला पद हो गया प्रधानमंत्री का, जिसका वर्चस्व खत्म होने के बाद जो पद है वो कौन सा था? दीवान और वजीर का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मीर बख्शी की। मीर बख्शी क्या है? दीवान या वजीर के बाद आने वाला एक प्रमुख अधिकारी का पद था। तो ये क्रम से इनका जो क्रम है वो ध्यान रखना। सबसे पहले नंबर पर ये था, दूसरे नंबर पर ये था, तीसरे नंबर पर मीर बख्शी है। ये प्रमुख था, इसके बाद वजीर या दीवान के बाद। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था गुप्तचरों की नियुक्ति करना। गुप्तचरों की नियुक्ति करना। अब ये जो गुप्तचर थे ये करते क्या थे? समय समय पर इस मीर बख्शी को समाचार भेजते रहते थे, खबर भेजते रहते थे कि उसके शासन में क्या हो रहा है, सम्राट के शासन में क्या हो रहा है। और मुगल काल की एक जो प्रमुख व्यवस्था थी वो थी घोड़ों को दागने की। दागने का मतलब
घोड़ों को दागना। दागने से तात्पर्य यहाँ पर है कि उन घोड़ों को निशान दे दिया जाता था कि ये घोड़े हमारी सेना के हैं। तो ये जो दागने वाली व्यवस्था थी ये भी किसके अधिकार में आती थी? मीर बख्शी के अधिकार में आती थी। और मीर बख्शी का पद जो है वो महत्वपूर्ण पद था। यानी एक तरह से 3 पद हो गए हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है खाने सामान, यानी चौथा पद जो हमारे पास आया वो कौन सा है? खाने सामान। अब ये जो खाने सामान का पद है, इस नाम को देख करके ही अंदाजा लग जाता है कि सामान से संबंधित है। तो शाही अंतःपुर की देखभाल करने का इसका कार्य था। शाही अंतःपुर, शाही अंतःपुर से मतलब होता है कि जो शासक का किला या जो सम्राट का महत्वपूर्ण स्थान है उस संपूर्ण अंतःपुर की देखभाल करने का काम किसका था? खाने सामान, माफ कीजिएगा, खाने सामान का। और उसे खान सामा के पद से जाना जाता था। यानी जो ये खाने सामान का पद है इसको नाम क्या दिया गया? खान सामा। खान सामा नाम दिया गया इसको। और खान सामा जो है उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या था? रोजाना सम्राट के भोजन की जांच करना। यानी सम्राट जो भी भोजन करेगा उसकी पहले जांच कौन करेगा? खाने सामा करेगा। और दरबार की सजावट की देखभाल भी इसी का कार्य था। तो भोजन की देखरेख करना या भोजन को जांचना सबसे प्रमुख कार्य होने पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा का सबसे विश्वसनीय कौन हुआ? राजा का सबसे विश्वसनीय हुआ खाने सामान या खान सामा। यानी प्रधानमंत्री, दीवाने वजीर या मीर बख्शी जो है वो तो केवल शासकीय भागीदारी ही निभाते थे, लेकिन एक राजा की जीवन से संबंधित जो अधिकार हैं या जीवन से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, यानी अर्थात भोजन अगर खराब हुआ तो राजा के जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे में भोजन को चेक करने का काम किसका था? खाने सामान का। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ, ये भी एक। फिर बात आती है सद्र ए सुदूर की। सद्र ए सुदूर, ये जो सद्र ए सुदूर पद है ये किस काम का था? दान और धार्मिक विभाग को देखना। इसका कार्य था धार्मिक और दान विभाग को देखना। यानी धर्म से संबंधित जितने भी मामले होंगे, दान से संबंधित जितने भी मामले होंगे, उन सब की देखरेख कौन करेगा? ये सद्र ए सुदूर करेगा। सद्र ए सुदूर करेगा। और जितने भी विद्वान संत और फकीर होंगे उनकी सूची इसके पास रहती थी। साथ ही विद्यार्थियों यानी छात्रों और अध्यापकों को अगर कोई स्कॉलरशिप प्राप्त होनी है, छात्र अथवा शिक्षकों को कोई स्कॉलरशिप प्राप्त होनी है, उस समय जो व्यवस्था की जाती थी उसका काम भी कौन देखेगा? सद्र ए सुदूर देखेगा। और इसके साथ साथ मस्जिदों को अनुदान देना। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि धार्मिक और दान विभाग, स्कॉलरशिप भी एक तरह की दान ही है, तो धार्मिक और दान विभाग जो है वो काम किसका था? सद्र ए सुदूर का काम था। फिर हम बात करते हैं मुहतासी की। 6ठे नंबर पर हम बात कर रहे हैं मुहतासी। मुहतासी क्या है? मुहतासी है दैनिक कार्यों का निरीक्षण करना। तो ये जो जनता के दैनिक कार्य हैं, ये जो जनता के दैनिक कार्य हैं, इन दैनिक कार्यों की देखरेख करने का काम किसका है? मुहतासी का। अब दैनिक कार्य से संबंधित जैसे कुरान के अनुसार लोग कार्य कर रहे हैं या नहीं, जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं, 5 बार नमाज अदा कर रहे हैं या नहीं, और रोजे रख रहे हैं या नहीं, ये सारी जो चीजें हैं उनकी देखरेख करने का काम किसका था? मुहतासी का। और इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? काजी उल कुजात की। काजी उल कुजात, ये जो काजी उल कुजात का पद है ये एक तरह से न्याय व्यवस्था से संबंधित है। काजी मतलब न्यायाधीश, तो न्याय व्यवस्था से संबंधित ये पद हुआ। तो इसमें जो काजी उल कुजात है इसका काम क्या था? न्याय व्यवस्था को देखना और कुरान के अनुसार फैसला करना। तो फैसला करने का आधार क्या हुआ? कुरान के अनुसार फैसला करना। ये अधिकार किसका था? काजी उल कुजात का। और मुगल शासनकाल में काजियों, ये एक बहुत ही नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो न्यायाधीश थे ये मुगल काल में कैसे थे? भ्रष्टाचारी। यानी पैसे लेकर के फैसले गलत दे देना, गलत निर्णय दे देना और बेगुनाह को गुनहगार ठहरा देना। ये जो गलतियां थी, ये गलतियां किसके द्वारा की जा रही थी? न्यायाधीशों के द्वारा की जा रही थी।
फिर हम बात करते हैं मीर आतिश की। मीर आतिश, तो आतिश का मतलब बारूद, गोला बारूद वगैरह से संबंधित, अग्नि से संबंधित है। तो ये जो है ये क्या करता था, या ये कौन होता था, ये अध्यक्ष होता था किसका, अध्यक्ष होता था किसका, तोप खाने का, तोप खाने का अध्यक्ष। तो तोप खाने के अध्यक्ष को क्या कह दिया गया, मीर आतिश। उसके बाद कोतवाल, कोतवाल वही पुलिस विभाग से संबंधित है। दरोगा जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से तो शांति व्यवस्था बनाए रखना या कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम जो है वो किसका है, कोतवाल का है। उसके बाद केंद्र के जो बाकी छोटे मोटे अधिकारी बच गए उनमें नाम आता है मीर कोरी का, जो कि राजस्व का सचिव होता था, मीर बार का, जो कि जंगलों की देखभाल करता था, मुशर्रिफ का, ये भूमि व्यवस्था को देखता था, और मीर बहरी का, मीर बहरी ये क्या करता था, नौकाओं की या घाट वगैरह जो बने हुए होते था उनकी देखभाल करना। दरोगाए टकसाल, दरोगाए टकसाल, ये टकसाल को देखता था जहां पर सिक्के डालने का काम किया जाता था, उसकी देखरेख करना। और इसी तरह से मुस्तफी, मुस्तफी, ये मुस्तफी क्या करता था, मुस्तफी का काम था आय व्यय का निरीक्षण करना। मीर अर्ज का काम था जितने भी मीर अर्ज, अर्ज मतलब अर्जी लगाना, एप्लीकेशन लगाना, प्रार्थना पत्र लगाना, तो जो भी प्रार्थनाएं वगैरह आती थी उनको देखना, उनमें से छांटना कि सम्राट तक कौन सी बात जानी चाहिए कौन सी नहीं। तो ये जो है ये केंद्रीय शासन व्यवस्था के कुछ उदाहरण हमने देखे, कुछ बिंदु हमने देखे जिन पर हमने विचार किया कि केंद्रीय शासन व्यवस्था क्या थी और किस तरह से शासन व्यवस्था को बना करके रखा गया था। अब आगे हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं कि जो मुगल कालीन शासन व्यवस्था थी उसका एक पक्ष तो हमने देख लिया कि केंद्रीय शासन, दूसरी जो शासन व्यवस्था है या शासन व्यवस्था का जो दूसरा बिंदु है वो बिंदु हमने जैसा शुरुआत में देखा उस आधार पर है प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था, तो इस प्रांतीय शासन व्यवस्था में जिस तरह से वर्तमान में केंद्र ने राज्य व्यवस्था को या शासन व्यवस्था को राज्यों में बांट रखा है, ठीक वैसे ही सम्राट ने भी इस व्यवस्था को किस में बांट दिया, प्रांतों में, यानी केंद्रीय शासन व्यवस्था को किस में बांट दिया, प्रांतों में, ताकि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। जैसे कि अकबर के समय में 15 प्रांतों में पूरा देश बटा हुआ था, जहांगीर के समय में 17 में और शाहजहां के समय में 22 प्रांतों में बटा हुआ था। और यही संख्या औरंगजेब के समय में आकर के कितनी हो गई, 21। तो ये जो प्रांत थे ये प्रांत क्या थे, उसके बाद किस में बटे हुए थे, जिलों में, और जिलों को क्या कहा गया था, परगना। और परगने अनेक गांवों को मिलाकर के बनते थे, यानी सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, गांव। अब इन प्रांतों में जो प्रांतों का प्रधान होता था उसका नाम क्या था, सिपह सालार। सिपह सालार ये कौन था, प्रांतों का अध्यक्ष या प्रांतों का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च पद किसका, प्रांतों का, सिपह सालार था। यानी एक तरह से प्रांत का प्रधान हम इसको कह सकते हैं। और इसी को बाद में किस नाम से पुकारा जाने लगा, नाजिम के नाम से पुकारा जाने लगा। जो प्रांतीय शासन का प्रधान था सिपह सालार, उसी सिपह सालार को क्या कहा जाने लगा, नाजिम कहा जाने लगा। इसका काम क्या था, जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का होता है, ठीक उसी तरह से प्रांतों में यानी राज्यों में शासन व्यवस्था को बनाए रखना, प्रजा की आज्ञाओं का या सम्राट की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रजा की देखरेख करना, उसका पालन पोषण करना और उसकी सुचारू व्यवस्था के लिए कार्य करना। कुल मिलाकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल जो काम करता था, ठीक उसी तरह से उस समय में सिपह सालार या नाजिम काम करता था। फिर बात आती है प्रांतीय दीवान की। प्रांतीय दीवान, तो ये प्रांतीय दीवान का काम क्या था, प्रांतीय दीवान जो है वो क्या था, मुगल शासन काल के प्रारंभिक काल में इस पद को सूबेदार पद के बराबर माना गया
और बाद में सम्राट उसकी नियुक्ति करता था। किसकी? प्रांतीय दीवान की। तो सूबेदार पद के बराबर, सूबेदार के बराबर इसको माना गया। और इसकी नियुक्ति कौन करता था? स्वयं सम्राट करता था। इसके भी काम क्या थे? इसके काम थे कर एकत्र करने का, प्रांतों में कर लगाने का, दीवानों के माफ कीजिएगा, दीवानी मुकदमों के फैसले सुनने का। दीवानी मुकदमे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। तो जो दीवानी मुकदमे हैं वो तो लेन देन से संबंधित होते हैं, लेन देन से संबंधित, और जो फौजदारी होते हैं वो अपराध से संबंधित होते हैं। तो जितने भी लेन देन से संबंधित मुकदमे होंगे उनकी सुनवाई कौन करेगा? ये करेगा सूबेदार के बराबर पद मानने वाला, जिसको हमने माना है वो है प्रांतीय दीवान। और इसी तरह से दीवानी मुकदमों के फैसले सुनाने का अधिकार इसके पास था। कृषि की उन्नति के लिए काम करता था, खजाने की देखभाल करता था। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सारे अधिकार इसके पास थे। फिर बात हम करते हैं बख्शी की। अगला जो पद है इसमें वो है बख्शी का। और बख्शी कौन है? प्रांतीय सेना की देखभाल करने वाला। प्रांतीय सेना की देखभाल करना है, प्रांतीय सेना की व्यवस्था करने वाला। इसका नाम क्या था? बख्शी है। इस पद को क्या कहते थे? बख्शी। फिर है दीवाने बयूतात। दीवाने बयूतात। इस दीवाने बयूतात का काम क्या था? ये दीवाने बयूतात सड़कों वगैरह की देखभाल करता था, सड़कों वगैरह की व्यवस्था को सुचारू रखता था, सड़क और भवनों की व्यवस्था को सुचारू रूप से देखता था, उसको नियमित रखता था। कोतवाल वही जिस तरह से केंद्रीय शासन व्यवस्था में था, पुलिस और शासन व्यवस्था को या शांति व्यवस्था को बनाए रखना, उसी तरह से कस्बों में या प्रांतों में या परगनों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कौन देखता था? कोतवाल देखता था। काजी का काम वही न्याय व्यवस्था, ठीक है। और फिर बात आती है फौजदार की। इस फौजदार का काम क्या था? तो फौजदार का काम था जो प्रांतों को जिलों में बांटा हुआ था, जिनको परगना भी कहते थे। तो ये जो जिले थे, इन जिलों पर नियंत्रण किसका होता था? फौजदार का। यानी यहाँ का जो प्रतिनिधि जिसको हम मान सकते हैं वो कौन था? फौजदार था। तो प्रत्येक जिले में एक फौजदार था और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शाही आज्ञाओं का पालन करवाना, सड़कों की सुरक्षा करना, विद्रोहियों का दमन करना, ये सारे जो काम है, या यहाँ का जो एक अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी, वो किसको माना गया? फौजदार को माना गया। फिर परगनों में ही एक सिकदार होता था जो शांति स्थापित करवाता था। परगनों में एक कानूनगो होता था जो मामलों की सुनवाई करता था, एक आमिल होता था जो कृषि के लिए काम करता था, और एक खजांची होता था जो खजाने की देखभाल करता था। और फिर बात आती है ग्राम शासन की। ग्राम शासन की, ये ग्राम शासन में क्या था? सबसे पहली चीज तो मुगल काल में शासन की सबसे छोटी इकाई था क्या? ग्राम, सबसे छोटी इकाई, जो कि वर्तमान में भी है। वर्तमान में भी हम गांव को ही सबसे छोटी इकाई मानते हैं। और गांव के झगड़ों का निपटारा जो करता था वो कौन थी? पंचायत, जिस तरह से वर्तमान में है। तो पंचायत यहाँ की देखरेख का काम करती थी, झगड़ों का निपटान करती थी। और जो सम्राट के द्वारा आदेश दिए गए हैं, वो कहाँ से? प्रांतों से, परगनों से होते हुए कहाँ तक पहुँच रहे हैं? इस ग्राम शासन तक पहुँच रहे हैं। उनकी देखरेख करना, उनका काम करवाना किसका काम था? पंचायत का। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में जो शासन व्यवस्था हम देखते हैं, ठीक वैसा ही स्वरूप मुगल काल की शासन व्यवस्था का भी था। मुगल कालीन
शासन व्यवस्था का था, जिसको हमने प्रांत और केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था में यानी 2 भागों में जिसको हमने बांटा था। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। और जो बिंदु मैं उठा रहा हूँ आपके सिलेबस में से, हालांकि इस यूनिवर्सिटी में सिलेबस नहीं दिया अभी तक, वही पुराना सिलेबस है, तो हम उनमें से वही बिंदु आपको फिलहाल पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अभी तक जितना विलम्ब हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ, ये जो डिले हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सिलेबस नहीं दिया था। तो उम्मीद है कि पूरी क्लासें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर किसी तरह की कोई शंका है, कोई समाधान करवाना है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मर्यादित होना चाहिए। और इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका फ़र्ज़ बनता है ताकि हम मोटिवेट हों, और मोटिवेट होने का मतलब है हम मोटिवेट हों, और मोटिवेट होने का मतलब है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। यही आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा जो हमें प्रमोट करेगा या हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहें, आपके लिए क्लासेस लाते रहें, जिसको आप अपनी सहूलियत के अनुसार जब चाहे तब देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए।